आज की वीडियो में मैं संतोष मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं गणित में अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। आज हम बहुपद के बारे में जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और इसका हमारे अध्याय 2 में क्या प्रयोग है। तो आइए हम बहुपद की परिभाषा को जानते हैं। तो हम जानते हैं, देखिए आप सभी लोगों में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो आइए बहुपद की परिभाषा को हम जानते हैं। देखिए बहुपद की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या कहा जाता है? बहुपद कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमारी बहुपद की परिभाषा हो गई। अगर हम इसे सरल शब्दों में जानने का प्रयास करें तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि चर और अचर क्या होता है। जैसे यहाँ पे दो शब्द लिखे गए हैं, चर और अचर। आइए हम जानते हैं कि चर और अचर क्या होते हैं। तो चर संख्या, चर और अचर, ठीक है। चर संख्याएं किसे कहते हैं? चर का मतलब होता है कि वो संख्याएं जिनका मान हमेशा बदलता रहे। हमेशा बदलते रहने का चर का क्या मतलब है? कि जिसका मान हमेशा चलता रहे, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनका मान हमेशा चलता रहे, या दूसरे शब्दों में हम ये कह दें कि जिसका मान हमेशा बदलता रहे उसे हम चर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में x, y, a, b, c ये सभी क्या हैं? चर हैं। तो ये चर कैसे हैं इसको अगर हम समझें तो हम जानते हैं कि x का मान फिक्स नहीं होता है। अगर हम पहले प्रश्न में लगाएंगे तो x का मान कहीं x बराबर 2 आ जाएगा। अगर हम प्रश्न 2 को हल करेंगे तो x का मान 5 आ जाएगा, कहीं x का मान 0 आ जाएगा। यही दशा होती है y के साथ। तो y का मान कब वो 3 आता है तो कब वो 5 आएगा तो कब वो 0 आएगा। तो यही कंडीशन a b c के साथ भी होता है, यानी कि x, y, a, b, c, d ये जितने भी अलजेब्रिक टर्म्स हैं इनकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? बदलती रहती है। बदलती रहती का मतलब है चलती रहती है, इसलिए इन्हें क्या कहा गया है? चर कहा गया है। अचर की परिभाषा अगर हम जानते हैं, ठीक है, अचर, तो अचर संख्याएं क्या होती हैं? जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसका मान जो होता है हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे आपने क्लास यूकेजी में फर्स्ट में सेकेंड में अगर 1 आप पढ़े होंगे तो 1 का मान हमेशा अभी भी 1 ही हो रहा है। आप कहीं बता ही दीजिए मुझे कि 1 का मान कब 2 हुआ आज तक? नहीं। 3 का मान कब 4 हुआ? नहीं। यानी कि 3 का मतलब 3 है और 4 का मतलब अभी भी 4 है। यानी कि जो बचपन में हम सीखे थे वो अभी भी हम वही चीज़ों को पढ़ते आ रहे हैं। तो ये अंक जितने होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये जितने हैं इनका मान बदलता ही नहीं है। बदलता नहीं है मतलब चलता ही नहीं है, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है? अचर कहा गया है। अब हम बहुपद से इनका संबंध क्या है इसके बारे में बात कर लें। तो आइए हम आसान भाषा में आपको बताते हैं कि चर और अचर संख्याओं को जोड़, घटाना, गुणा और भाग के रूप में अगर हम आपस में इनको क्या कर लें? जोड़, घटाना, गुणा, भाग के रूप में समायोजित करके इन्हें लिख दें अगर हम, ठीक है, यानी कि चर और अचर संख्याओं को जोड़, घटाना, गुणा और भाग के रूप में समायोजित करके लिख दें तो इनसे जो तैयार पद रहेगा उस पद को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम जो है ये बहुपद का परिभाषा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। हम बात कर रहे थे बहुपद के प्रकार के बारे में, तो आइए हम बहुपद के प्रकार के बारे में जानते हैं। तो बहुपद के प्रकार यानी कि बहुपद को क्या कहा है? बहुपद को 2 आधार पर बांटा गया है। जो बहुपद का विभाजन है ना वह 2 तरह से किया गया है। एक किया गया है पद के आधार पर। बहुपद का विभाजन 2 तरह से किया गया है। एक किया गया है पद के आधार पर और दूसरा किया गया है घात के आधार पर, ठीक है। तो बहुपद आपसे ऐसे नहीं, कोई डायरेक्ट आपसे पूछे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं तो आप उनसे ये पूछिएगा कि आप पद के आधार पे पूछ रहे हैं या घात के आधार पे पूछ रहे हैं।
तो वो अगर कहेगा पद के आधार पर तो आप पद के आधार पर उसे बात बताइएगा, और अगर वो कहेगा घात के आधार पर तो आप घात के आधार पर उसे बताइएगा। तो बहुपद का विभाजन जो है दो प्रकार से होता है, एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद के आधार पर जो बहुपद का विभाजन है वह इस प्रकार से होता है, यानी कि पद के आधार पर बहुपद को 4 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला एक पदी बहुपद, दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, तीसरा होता है त्रिपदी बहुपद और चौथा होता है शून्य बहुपद। इसी तरह से घात के आधार पर भी हम बहुपद को 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला होता है रैखिक बहुपद, दूसरा होता है द्विघात बहुपद और तीसरा होता है त्रिघात बहुपद और चौथा होता है चतुर्थ घात बहुपद। इसकी इंग्लिश मैंने लिख दी है, एक पदी को मोनोमियल और द्विपदी को बाइनोमियल और त्रिपदी को ट्रिमोनियल और शून्य बहुपद को हम जीरो बाइनोमियल्स कहते हैं। यहाँ पर रैखिक बहुपद को लीनियर, मैंने केवल पी लिखा है, आप बाइनोमियल्स लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यानी कि लीनियर बाइनोमियल्स, द्विघात बहुपद को क्वाड्रिक बाइनोमियल्स और त्रिघात बहुपद को क्यूबिक बाइनोमियल्स और चतुर्घात बहुपद को बाई क्वाड्रिक बाइनोमियल्स कहा जाता है। तो ये था हमारा बहुपद का प्रकार। तो बहुपद का प्रकार एक बार मैं आपको यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट इसका दे रहा हूँ, आप इसे जो है स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और इसके आगे हम आपको बताते हैं कि बहुपद के बारे में और आपको क्या पढ़ना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमने बहुपद का जो विभाजन किया था एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर, तो जो हमने पद के आधार पे बहुपद को 4 भागों में बांटा था, प्रत्येक का हम परिभाषा जान लें और प्रत्येक का उदाहरण जान लें, ठीक है। तो आइए हम जानते हैं एक पदी बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ठीक है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको कि ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद, जैसे इसकी परिभाषा देख लीजिए, जैसे 4x क्या है? अकेला है। यहाँ देखिए 3x क्या है? अकेला है। और यहाँ 2y ये भी अकेला है, मतलब ये केवल एक एक लोग हैं। देखिए ये भाई साहब एक हैं, ये भी अकेले हैं और ये भी अकेले हैं, तो ये क्या हो जाएगा? एक पदी बहुपद हो जाएगा, ठीक है। जो अकेला रहता है वो क्या कहलाता है? एक पदी बहुपद कहलाता है। द्विपदी बहुपद की परिभाषा, ऐसा बहुपद हमने लिखा नहीं है द्विपदी बहुपद की परिभाषा, क्योंकि जैसे यहाँ है सेम परिभाषा द्विपदी और त्रिपदी की है। अंतर जो है मैं उसे बता दे रहा हूँ। द्विपदी बहुपद के लिए आप लोग लिख लीजिएगा ऐसा बहुपद जिसमें केवल क्या हो? 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 2 पद हों। ऐसा बहुपद जिसमें केवल कितने पद हों? 2 पद हों, उसे हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे। उदाहरण हम लिख दे रहे हैं आपको। उदाहरण में जैसे 3x प्लस 2y, 2 लोग हो गए कि नहीं हो गए? और लिख दीजिए 4x माइनस 5, इसमें भी कितने लोग हैं? एक लोग ये, एक लोग यह, टोटल कितने लोग हैं? 2 लोग। तो यानी कि यह कितना हो जाएगा? क पद है। अगर ऐसे पद के हिसाब से देखिए तो यहाँ एक पद, यह एक पद, को पद है? 2 पद। ये कितना है? एक पद 2 पद, यानी कि ये भी कितना है? 2 पद है। अतः ये कौन से बहुपद हो जाएंगे? द्विपदी बहुपद हो जाएंगे। त्रिपदी बहुपद की परिभाषा लिखिए, ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, ना तो 3 से कम और ना ही 3 से ज़्यादा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो, ना तो 3 से कम हो और ना ही 3 से ज़्यादा हो, ऐसे बहुपद को क्या कहा जाएगा? त्रिघात बहुपद कहा जाएगा, यानी कि त्रिपदी बहुपद कहा जाएगा। त्रिघात कह रहे हैं, सॉरी, त्रिपदी बहुपद कहा जाएगा। इसकी परिभाषा देखिए, जैसे x² 5x प्लस 6, एक पद यहाँ है हमारा, ध्यान दीजिएगा,
यहाँ एक पद यह है हमारा, दूसरा पद यहाँ है और ये तीसरा पद यह। एक पद, दो पद, तीन पद। कितने पद हैं? तीन पद। यह क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। एक इसका उदाहरण और देख लीजिए। ये इसका क्या था? उदाहरण था। एक उदाहरण और देख लीजिए इसका, x² 7y - 2। इसमें देखिए एक पद यह है, ये दूसरा पद है और ये क्या है? तीसरा पद है। तो एक पद, दो पद, तीन पद। तो ये कितने पद हैं? तीन पद। ये क्या कहलाएगा? त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है। शून्य बहुपद की परिभाषा थोड़ी अलग है, इसीलिए हम इसको लिख दिए हैं। ऐसा बहुपद, देखिए इसकी परिभाषा क्या है? ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हों। ठीक है। ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक क्या हों? शून्य हो, वो क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है। देखिए इसका गुणांक क्या है? यहाँ देखिए जैसे 0x³ 0x - 2। इसकी और एक उदाहरण लेना चाहें तो आप ले सकते हैं 0x² + 0x + 0। ये भी क्या है? शून्य बहुपद है। गुणांक का मतलब क्या होता है कि जो x के साथ अगर 0 लगा हुआ है, ये इसका क्या है? गुणांक है। जैसे मैं अगर आपको समझाना चाहूँ 2x² में x² का गुणांक क्या है? x² का गुणांक क्या है? 2 है। ठीक है। अगर कहीं लिखा गया है 4x² तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पे x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। यानी कि चर पद के साथ जो अचर पद होते हैं वही चर पद के क्या होते हैं? गुणांक होते हैं। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा? 4। इसका गुणांक 2 हो जाएगा। तो इसका गुणांक बताइए क्या है? 0 है। इसका भी 0 है। तो अतः यह कौन सा बहुपद हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। यानी कि ऐसा बहुपद जिसके चर पदों का गुणांक क्या हो जाए? शून्य हो जाए, वो क्या हो जाएगा? शून्य बहुपद हो जाएगा। आई होप आप ये पूरी तरह से समझ गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम घात के आधार पे जो बहुपद हैं उनके बारे में आपको बता देते हैं। ठीक है। हम पद के आधार पे बहुपद का विभाजन कर चुके हैं। अब हम घात के आधार पे बहुपद का विभाजन करेंगे। तो घात के आधार पे बहुपद हम आपको बता चुके हैं। रैखिक बहुपद, घात के आधार पे जो बहुपद का विभाजन होता है वो भी जो है 4 प्रकार का होता है। यानी घात के आधार पे जब बहुपद का विभाजन हुआ, मतलब घात के आधार पर जब बहुपद का विभाजन हुआ तो कितने बहुपद मिले हमें? 4 को मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। ठीक है। और एक वो है चतुर्घात बहुपद। ठीक है। तो अब देखिए रैखिक बहुपद क्या है? तो ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो। चर अभी बताएं हम आपको। चर संख्या क्या है? इसमें चर क्या है? देखिए यहाँ पे क्या है? x है। इसकी चर क्या है? ये y है। यहाँ में चर क्या है? यह a है और ये क्या? b है। यानी कि इसमें चर x है, इसमें चर क्या है? y है और इसमें चर a और b हैं। आप बताइए कि इनकी घात क्या है? इनकी घात आप कहेंगे कुछ भी नहीं है। तो याद रखिए किसी भी संख्या पर अगर कोई घात नहीं लिखी गई है तो उसका मतलब होता है कि उसके पावर क्या है? 1 है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर x के पावर क्या है? 1 लिखा गया है। और यहाँ क्या है? इसका मतलब है कि y पर भी 1 है और यहाँ 1 पर भी 1 है और b पर भी 1 है। ठीक है। तो यानी कि ऐसा बहुपद जिसमें जो चर दिए गए हों उनकी घात क्या हो? 1 हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। ठीक है। अब द्विघात बहुपद के बारे में हम समझते हैं। द्विघात बहुपद यानी कि घात 2 के जितने भी बहुपद हों, ऐसा बहुपद जिसमें जो चर पद दिए गए हैं उनकी घात क्या हो? 2 हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद कहेंगे। आप देख सकते हैं ये जो द्विघात बहुपद है इसकी जो घात क्या हो गई है? यानी कि सबसे बड़ी घात क्या है? 2 है। यहाँ एक घात वाला भी है लेकिन बड़ी घात का क्या है? 2 का है। तो यानी कि यह कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसमें बताइए इस बहुपद में सबसे बड़ी घात क्या है? जो सबसे बड़ी घात है वो क्या लिखी गई है? 2 लिखी गई है। तो ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद कहलाएगा। वैसे ही त्रिघात बहुपद की परिभाषा है कि घात 3 के बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। अब बताइए इस बहुपद में
सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? 3 दिख रही है। तो यह कितने घात का बहुपद कहलाएगा? 3 घात का बहुपद कहलाएगा। इसमें अगर आप देखें इसमें तो आप इस पूरे बहुपद को देखिए, इसमें सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है आपको? 2 है, पर 2 को नहीं देखेंगे, सबसे बड़ी घात देखनी है। तो सबसे बड़ी घात क्या है? 3 है। तो कितने घात का बहुपद है? तो 3 घात का बहुपद है। ठीक है। ऐसे ही घात 4 के बहुपद को हम क्या कहते हैं? चतुर्घात बहुपद कहते हैं। उदाहरण अगर हम लिख दें यहाँ पे, घात चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं? ठीक है, चतुर्घात बहुपद किसे कहते हैं? तो हम लिख दें चतुर्घात बहुपद। ठीक है। तो चतुर्घात बहुपद के बारे में अगर जानना हो तो घात 4 के बहुपद को, ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको, घात 4 के बहुपद को जो है चतुर्घात बहुपद कहते हैं। ठीक है। इसकी परिभाषा एक बार फिर से सुनिए, घात 4 के बहुपद को क्या कहते हैं? चतुर्घात बहुपद कहते हैं। उदाहरण है इसका x पर 4, मान लीजिए 8x कर लीजिए और प्लस 5, ये क्या है? चतुर्घात बहुपद है। x पे 4 और प्लस 5, ये क्या है? तो ये भी चतुर्घात बहुपद है। ठीक है। तो आज हमने ये पढ़ा कि बहुपद क्या है। ठीक है। और एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए थे कि बहुपद की परिभाषा तो बता दिए थे, हम बहुपद का उदाहरण नहीं बताए हैं। ठीक है। तो बहुपद का उदाहरण कुछ भी हो सकता है। x² 5x प्लस 6, ये भी बहुपद है। x² 3y, ये भी बहुपद है। x² प्लस 7, ये भी बहुपद है। यानी कि बहुपद के उदाहरण में आप इसे लिख लीजिएगा। तो आज हम क्या सीखे हैं? आज हम सीखे हैं बहुपद क्या है और उसका विभाजन कैसे होता है। तो हम बहुपद के बारे में सीखे हैं। बहुपद का विभाजन 2 तरह से किया जा सकता है, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। तो हमने क्रमशः पद और घात के आधार पर बहुपद का विभाजन किया और प्रत्येक जो बहुपद का विभाजन करने पे जो प्रत्येक बहुपद मिले, हमने उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण को आज जाना। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे और इसको व्यवस्थित ढंग से याद रखेंगे। ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।